प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच लगातार तनाव के बारे में। दोनों के बीच नफरत इस कदर बढ़ गई है कि हाल ही में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्थित पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास में हमला किया गया। कॉन्सुलेट में घुसने वाले अपने हाथों में अफगानिस्तान का झंडा लिए हुए थे। इस्लामाबाद आरोप लगाता रहा है कि टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमले के लिए कर रहे हैं और तालिबान सरकार इन संपत्तियों को समर्थन दे रही है। लेकिन पाकिस्तान के विशेषज्ञों को हैरानी इस बात पर है कि अफगानिस्तान के लोग जहां पाकिस्तान से इतनी नफरत कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के से उनके रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तानी विशेषज्ञ कमर चीमा ने अपने यूट्यूब चैनल पर इसकी वजह समझने की कोशिश की। कमर चीमा ने इसके लिए वकील हामिद बेसानी से बात की। बेसानी ने बताया कि तालिबान के पहले शासन के दौरान पाकिस्तान ने जो जुल्म किया था, उसने अफगान लोगों के दिलों में पाकिस्तान के लिए हमेशा के लिए नफरत भर दी थी। उस समय पाकिस्तान का तालिबान पर इतना असर था कि पाकिस्तान यहाँ तक कहते थे कि अफगानिस्तान हमारा 5वां राज्य है। लेकिन जब अमेरिका के जाने के बाद जब तालिबान वहाँ से हटे और जब पाकिस्तानी पत्रकार काबुल पहुँचे, तो पहली बार उन्हें अफगान लोगों की नफरत का सामना करना पड़ा। बेसानी ने बताया कि हालत ये थी कि पाकिस्तानी पत्रकार खुद को भारतीय बताकर अपना काम करते रहे। दूसरी तरफ अफगानियों के लिए भारत एक ऐसा देश था जो उनकी मदद कर रहा था, ढांचा बना रहा था, बांध बना रहा था, जो अफगानिस्तान लोगों के लिए सहूलियत पैदा कर रहे थे। ऐसे में अफगान लोगों के लिए भारत दोस्त बनता गया, जबकि पाकिस्तान के ऐसा देश जिसे वो अपनी हर मुश्किल के लिए जिम्मेदार मानते हैं। कमर चीमा ने कहा कि अमेरिका भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता था, अब तालिबान भी पाकिस्तान को निशाना बनाता है। कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तानी जनरलों ने तालिबान को इसलिए खड़ा किया था ताकि पाकिस्तान में सर उठा रहे पख्तून अलगाववाद को दबाया जा सके। वसानी ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों में बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अफगान लोगों को पाकिस्तान सिर्फ डॉलर के लालच में अपने यहाँ रखे हुए है और ये बात अफगानी भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नेता अफगानिस्तान को दी गई मदद के बारे में बार बार बताकर अफगानियों को अपमानित करते हैं, जिससे नफरत बढ़ती जा रही है। वसानी कहते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान में बड़ा भरोसा जीता है। जब भी पाकिस्तान का कोई भी अफगानिस्तान विरोधी राज खुला तो भारत ने शांति से उसे प्रमोट किया। आज अफगानिस्तान के लोग दिल्ली मुंबई में हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। इसका फ़ायदा भारत को हुआ और अफगानिस्तान के लोग नई दिल्ली को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। अब अमेरिका के इलेक्शन के बारे में बात करें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि वो राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बाइडेन द्वारा डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी के लिए उनके नाम की सिफारिश किए जाने से सम्मानित महसूस कर रही हैं। कमला ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रोजेक्ट 2025 एजेंडे को हराने के लिए देश को एकजुट करना उनका लक्ष्य है। उपराष्ट्रपति की यह टिप्पणी राष्ट्रपति बाइडेन के रविवार को राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने की अचानक घोषणा करने और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी के लिए भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला 59 के नाम की सिफारिश करने के बाद आई। बाइडेन के जून में अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस में खराब प्रदर्शन के बाद से ही डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता उन पर राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने का दबाव बनाए थे। कमला ने कहा कि मैं राष्ट्रपति का समर्थन पाकर सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मेरा मकसद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में जीत हासिल करना है। कमला जनवरी 2021 से उपराष्ट्रपति के रूप में सेवाएं दे रही हैं। वो अमेरिका की पहली ऐसी महिला हैं, पहली श्वेत और पहली ऐसी दक्षिण एशियाई मूल की नागरिक हैं जो इस पद पर आसीन हुई हैं। बाइडेन की सिफारिश से डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में कमला की दावेदारी को काफ़ी बल मिला है, लेकिन उनके लिए शिकागो में अगले महीने प्रस्तावित डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान पार्टी प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल करना जरूरी है। कमला ने कहा कि मैं राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन के असाधारण नेतृत्व और हमारे देश की कई दशकों तक सेवा करने के लिए अमेरिका के लोगों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि पिछले साल उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और अमेरिकियों से इस महत्वपूर्ण चुनाव में उनके पसंदीदा उम्मीदवार और उससे उनकी अपेक्षाओं के बारे में जाना। कमला ने कहा कि आने वाले दिनों में और हफ्तों में भी मैं यही करती रहूँगी। मैं डेमोक्रेटिक पार्टी और हमारे देश को एकजुट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और उनके विवादित प्रोजेक्ट 2025 एजेंडे को हराने के लिए वह सब कुछ करूँगी जो मेरे बस में है। अभी चुनाव में 107 दिन बचे हैं। हम साथ मिलकर लड़ेंगे, हम साथ मिलकर जीतेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भी राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी के लिए कमला के नाम की पैरवी की है। क्लिंटन दंपति ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हमें हमारे देश के लिए ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से उत्पन्न खतरे से ज़्यादा किसी और चीज़ को लेकर चिंता नहीं हुई है। बयान में कहा गया कि उन्होंने ट्रंप पहले दिन से ही तानाशाह बनने का वादा किया है और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से उन्हें संविधान को और अधिक खंडित करने का साहस मिलेगा। अब समय आ गया कि हम कमला हैरिस को समर्थन दें और उन्हें राष्ट्रपति बनने के लिए हर संभव कोशिश करें।
आइए हम बात करते हैं मालदीव की। ऋण संकट से जूझ रहे मालदीव ने आर्थिक सुधारों के लिए चीन से मदद मांगी है। मालदीव के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि विदेश मंत्री मूसा जमीर ने वांग से मुलाकात किया, उन्हें मालदीव की आर्थिक और राजकोषीय स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्हें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की तरफ से घोषित राजकोषीय सुधारों को लागू करने के महत्व पर बल दिया। वहीं इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने व्यापक द्विपक्षीय चर्चा की। इस दौरान मूसा जमीर ने सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में चीन के समर्थन का भी अनुरोध किया, जो मालदीव की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता और निवेशक विश्वास को बढ़ावा दे, जिससे राष्ट्र के आर्थिक लचीलापन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक महत्वपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए चीन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस दौरान मालदीव के विदेश मंत्री ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से पर्याप्त समर्थन के लिए चीन को धन्यवाद दिया, जिसने मालदीव के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विज्ञप्ति में कहा गया कि इस बैठक का समापन दोनों पक्षों की तरफ से सहयोग के नए रास्ते तलाशने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुआ। पिछले साल मालदीव की सत्ता संभालने वाले मोहम्मद मोइजू, जिन्हें व्यापक रूप से चीन समर्थक नेता माना जाता है, कि सत्ता में आने के बाद से चीन ने मालदीव के साथ अपने संबंधों को बढ़ाया है। वहीं मोइजू ने अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान दोनों देशों में संबंधों को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी तक बढ़ाया और 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। बता दें कि मालदीव को मई में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से चेतावनी दी थी कि अगर देश ने महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव नहीं किए तो उस पर ऋण संकट का भारी खतरा है। इसके बाद मोइजू सरकार ने चीन से ऋणों के पुनर्गठन की मांग की। जानकारी के अनुसार मालदीव का चीन पर ऋण कथित रूप से 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। भारतीय नौसेना के फ्रिगेट जहाज INS ब्रह्मपुत्र पर रविवार की शाम आग लग गई। जहाज पर लगी आग को बुझा लिया गया है, लेकिन आग की घटना के बाद जहाज एक तरफ झुक गया है। जहाज अपनी बर्थ के साथ साथ और भी झुकता चला गया और फिलहाल एक तरफ टिका हुआ है। भारतीय नौसेना एक प्रवक्ता ने बताया कि एक नौसैनिक को छोड़कर सभी कर्मियों का पता लगा लिया गया है। लापता नाविक की तलाश जारी है। भारतीय नौसेना ने घटना की जांच का आदेश दिया है। बता दें कि भारतीय नौसेना के बहुभूमिका वाले फ्रिगेट जहाज INS ब्रह्मपुत्र पर 21 जुलाई की शाम को मरम्मत करते समय आग लग गई थी। नौसेना डॉकयार्ड और बंदरगाह में मौजूद अन्य जहाज़ों के अग्निशमन कर्मियों की सहायता से जहाज़ के चालक दल ने 22 जुलाई 2024 की सुबह तक आग पर काबू पा लिया। इसके अलावा आग के हुए नुकसान के आकलन के लिए सैनिटाइजेशन जांच सहित अन्य कार्रवाई की गई है। आइए हम पाकिस्तान की बात करें। लगभग 1.5 साल पहले 16 जनवरी 2023 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुबई में अल अरेबिया चैनल को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर बात की थी। तब शरीफ ने कहा था कि हम पर निर्भर करता है कि हम शांति से रहें और प्रगति करें या एक दूसरे से लड़ाई करें और समय व संसाधन बर्बाद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरा संदेश है कि आइए बैठक और कश्मीर जैसे हमारे ज्वलंत मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर और ईमानदार बातचीत करें। 2019 में भारत के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद ये पहली बार था जब किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने बातचीत की इच्छा जाहिर की। जनवरी 2023 से बहुत कुछ हो चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में गिरावट जारी है। उसके यहाँ से लगातार भारत से व्यापार शुरू करने की बात उठती रही है, हालांकि भारत ने इस पर कोई रुचि नहीं दिखाई है। आखिर क्या वजह है जो पाकिस्तान व्यापार के लिए भारत से गिड़गिड़ा रहा है? पाकिस्तान में इसी साल PMLN के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार गठित होने के बाद भारत के साथ कई बार व्यापार की अनौपचारिक पेशकश कर चुका है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर विदेश मंत्री अपने हालिया बयानों में ऐसे संकेत दे चुके हैं। PMLN के दूसरे नेता इन बयानों का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान के 2 बार वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल का मानना है पाकिस्तान को हर विवाद को छोड़कर भारत से व्यापार करना चाहिए। पाकिस्तानी अखबार डॉन से बात करते हुए उन्होंने कहा सभी व्यापार फ़ायदेमंद होते हैं। चीन और ताइवान के बीच विवाद है लेकिन उनका व्यापार फल फूल रहा है। भारत और चीन के बीच विवाद है लेकिन उनका व्यापार फल फूल रहा है। चीन और भारत के बीच सीमा पर झड़पें होती हैं लेकिन वे एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि बातचीत करना लड़ने से बेहतर है। इसकी वजह है पाकिस्तान सभी सूचकांकों में लगातार गिरता जा रहा है और ऐसे कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं जो यह बताए कि आखिर यह बेहतरी की ओर कब बढ़ेगा। पिछले 2 सालों में देश सभी मामलों में पिछड़ गया है, लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान पिछले साल दिवालिया होते होते रह गया। हाल ही में उसने खुद को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ $7 अरब के कर्ज पर कर्मचारी स्तर के समझौते पर सहमति बनी है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि विवादों के कारण संपर्क को नहीं रोकना चाहिए। दोनों देशों के संबंध में उतार चढ़ाव को देखते हुए इस तरह के तर्कों का यह पहला मौका नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान व्यापार शुरू करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि यह तर्क गलत है कि व्यापार के साथ शांति भी आती है। पाकिस्तान की आदत है जब भी भारत उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और पीठ में खंजर भोंकता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी की तेजी उसकी संलिप्तता का संकेत दे रही है। कश्मीर में आतंकियों के कब्जे से ऐसे हथियार मिले जो पाकिस्तान के रास्ते
ये भारत में पहुँचे हैं। ऐसे में भारत को पाकिस्तान के साथ सावधान रहने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।